Brought to you by Adda 24/7, India's #1 government job preparation app. जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज #1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। बिल्किस बानो से जुड़ी है। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये याचिका लेफ्ट फ्रंट की नेता सुहासिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार और फिल्म निर्माता रेवती लाल और पूर्व प्रोफेसर और कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दायर की, जिसमें सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश CT रवि कुमार की पीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख हुआ। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अपर्णा भट्ट ने कल यानी 24 अगस्त को सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। इस पर CGI ने क्या कहा, सुनिए। आइए हम कागजात देखते हैं, लेकिन लिस्टिंग का कोई आदेश पारित नहीं किया है। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने कथित तौर पर कहा था कि दोषियों को 14 साल की जेल और अन्य कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में व्यवहार आदि के कारण रिहा किया गया है। अब सवाल यह है कि 5 महीने की गर्भवती से रेप करने के अपराध की प्रकृति रिहा किए जाने योग्य कैसे हो सकती है। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। गुजरात में दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में दोषियों ने 14 लोगों की हत्या की, जिसमें बिल्किस की 3 महीने की बेटी समेत परिवार के 7 लोग शामिल थे। साल 2008 में मुंबई की विशेष CBI अदालत ने इस मामले में इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस सजा को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, यानी कोर्ट ने ये सब माना जो आरोप थे। 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार की बनाई गई एक समिति ने सर्वसम्मति से लिया। फैसले पर पहुंचने के लिए समिति ने गुजरात सरकार की 1992 की उस सजा माफी नीति को आधार बनाया, जिसमें किसी भी श्रेणी के दोषियों को रिहा करने पर कोई रोक नहीं थी। जबकि गुजरात सरकार की तरफ से साल 2014 में सजा माफी की एक नई नीति बनाई जा चुकी, यानी पिछली नीति को संशोधित किया गया था। नई नीति के तहत कई श्रेणी के दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने के प्रावधान है। इस नीति में कहा गया कि बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पाए गए लोगों को सजा माफी नहीं दी जाएगी। 2014 की ही नीति में यह भी कहा गया कि अगर किसी दोषी के मामले की जांच CBI ने की है तो केंद्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार सजा माफी नहीं कर सकती। बावजूद इसके रिहाई के लिए 1992 की नीति का हवाला दिया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस मामले में 2014 की नीति के बजाय 1992 की नीति के आधार पर फैसला लेना सही था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समिति ने इन 11 दोषियों को सर्वसम्मति से रिहा करने का फैसला लिया, उसके 2 सदस्य BJP के विधायक हैं, एक सदस्य BJP के पूर्व निगम पार्षद हैं और एक BJP की महिला विंग की सदस्य। और गोधरा के विधायक CK राहुल जी का बयान तो आपने सुना ही होगा। दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली कमेटी में रहे CK राहुल जी ने कहा था कि उन्होंने गैंगरेप और हत्या के दोषियों के बारे में जो बात कही वो सुनिए। वैसे भी वो ब्राह्मण लोग थे, उनका संस्कार भी बड़ा अच्छा था और हो सकता है सजा करवाने के पीछे बद इरादा हो। ये बयान जघन्य अपराध के अपराधियों को बचाने वाला है और फैसला भी वैसा ही लिया गया जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पहली चीज, जाति का व्यक्ति के स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है और मनुष्य अपनी जाति खुद नहीं चुनता है, ये समाज उसे एक पहचान दे देता है। और दूसरी बात, इन जघन्य अपराधों में जो लोग विधायक जी को लगता है कि ऐसे ही फंसा दिए गए, उनके बारे में CBI कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की राय अलग थी। इसीलिए देश भर में जो स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, न्याय के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, वो सब इस फैसले पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगली सुर्खी, रेवड़ी कल्चर यानी चुनाव के वक्त मुफ्त सुविधाओं के ऐलान से जुड़ी बात। राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुफ्त योजनाओं के ऐलान के खिलाफ BJP नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए भी उठाया गया है। हालांकि BJP समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां भी मुफ्त चुनावी वादों के पक्ष में हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश हुए वकील विकास सिंह ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारों को कल्याणकारी उपाय नहीं करने चाहिए, हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय किए जाने वाले वादों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। वोटर्स को पता होना चाहिए स्कीम के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, जो वादे हैं वो कैसे पूरे होंगे। इस पर CGI रमन्ना ने कहा कि बौद्धिकता सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी से जुड़ी नहीं है, हम व्यापक स्तर पर सभी के सुझाव पर गौर करेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी DMK को भी फटकार लगाई। कोर्ट में DMK की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि फ्रीबीज किसी भी रूप में हो सकती है, मुफ्त देना कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, साफ सफाई, बिजली वगैरह सब राज्य के दायित्व हैं। अगर वंचित वर्गों के लिए योजनाएं हैं तो क्या ये फ्रीबीज हो सकती हैं?
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए कहने को बहुत कुछ है। ये मत सोचिए कि आप एकमात्र बुद्धिमान दिखने वाली पार्टी है। ये मत सोचिए कि जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ कह नहीं रहे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने टीवी पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बयान दिए वो सही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉक्टर पी त्यागराजन के जिस बयान का जिक्र किया वो उन्होंने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था। इंटरव्यू में पी त्याग ने कहा था, भारत हो या चाहे कोई और लोकतांत्रिक देश, किसी देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बड़ा कोर्ट ये फैसला करे कि जनता का पैसा कहाँ खर्च होगा। ये पूरी तरह से विधायिका का अधिकार है। इससे पहले 11 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की भलाई के लिए की जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत में बैलेंस बनाए रखने की बात कही थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानी 24 अगस्त को होगी। अगली सुर्खी, 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायरिंग घटना के लिए मुख्य रूप से 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको याद होगा, गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, जिनकी गलती से ये हुआ केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल हैं। अधिकारियों को आज 23 अगस्त को बर्खास्तगी के आदेश दिए गए। अगली सुर्खी बिहार से है। यहां नई सरकार बनने के बाद से करीब हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सीएम नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी से जुड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार कल बिहार के गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेने गए थे। नीतीश के साथ बिहार के नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी थे। गया पहुंचते ही नीतीश सबसे पहले विष्णुपद मंदिर में दर्शन के लिए गए। मंदिर के गर्भगृह में नीतीश ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में नीतीश के साथ आए कई और नेता भी थे, पर विवाद शुरू हुआ इसराइल मंसूरी की मौजूदगी से। गया के इस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर यहाँ गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात है, लेकिन नीतीश के साथ इसराइल मंसूरी भी मंदिर में दाखिल हो गए। जब मंदिर के अंदर की तस्वीरें बाहर आई तो विवाद शुरू हो गया। एक गैर हिंदू मंत्री के जाने पर बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सनातन हिंदू संस्कृति और परंपरा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया कि विष्णुपद मंदिर में कुठाराघात करके स्पष्ट कर दिया कि वे हिंदू विरोधी मानसिकता के शिकार हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के श्रद्धा केंद्र भगवान विष्णुपद की पवित्रता भंग की। बीजेपी नीतीश से माफी मांगने को कह रही है और उनके मंत्री इस्माइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। दूसरी तरफ मंदिर की प्रबंधन समिति ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उस वक्त वो मंत्री इसराइल मंसूरी को चेहरे से पहचान नहीं सके, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्हें रोकना चाहिए था। मंदिर की तरफ से यह भी कहा गया कि सीएम के साथ चलने वाले और भी मुस्लिम पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गैर हिंदू के लिए विष्णुपद मंदिर में एक स्थान निर्धारित है जहां से उन्हें बताया जाता है, मंदिर की जानकारी दी जाती है। ये बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस्माइल मंसूरी को सोचनी चाहिए थी। मंसूरी आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं, बिहार की कांटी सीट से विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि मंसूरी को मंदिर के नियम की जानकारी नहीं थी, भूलवश वो अंदर चले गए।